Good morning to each our respected teacher and to all our dear. Myself Rajan Gupta from third semester of BSc B.Ed C2 section from Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalay, Central University, Sagar, Madhya Pradesh. My presentation on glycolysis. दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है। सभी जीवों में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या प्लांट हो या फिर एनिमल ही क्यों ना हो, उनमें चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के लिए ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन स्टेप है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की सबसे पहली प्रक्रिया है जिसमें 6 कार्बन वाला एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड की दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं क्योंकि 3 जर्मन साइंटिस्ट एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नस ने ग्लाइकोलिसिस में होने वाली रिएक्शंस को सभी स्टेजेस में क्रमबद्ध तरीके से अरेंजमेंट करके ग्लाइकोलिसिस पाथवे की खोज किए थे। ग्लाइकोलिसिस की सभी क्रियाएं साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती हैं, इसलिए इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे को साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन या फिर कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत नहीं होती और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है, इसीलिए तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए ही ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन स्टेप है। मैं इस प्रेजेंटेशन में 10 स्टेजेस में ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रक्रिया को प्रेजेंट करूंगा। ये हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे है जिसमें सभी स्टेजेस रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय होते हैं। लेकिन फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेज की प्रक्रिया इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय होती है। इसी तरह ग्लाइकोलिसिस की हर एक स्टेज में कोई ना कोई एंजाइम कार्यरत होता है, किसी न किसी एंजाइम का उपयोग होता है। लेकिन 5th स्टेज में कोई भी एंजाइम कार्यरत नहीं होता। यह 5th नंबर का स्टेज नॉन एंजाइमेटिक स्टेप है। आइए ग्लाइकोलिसिस के सभी स्टेजेस को डिटेल से समझते हैं। स्टेज नंबर फर्स्ट, इसमें ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है। इस स्टेज में होता यह है कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला एल्डिहाइडिक हेक्सोसैकेराइड है और ग्लूकोज के इस मॉलिक्यूल्स के 6वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है और इस खातिर प्रति ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए एक एटीपी फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करता है, यानी एटीपी फॉस्फेट ग्रुप के लिए डोनर की तरह काम करता है और इसी प्रक्रिया को फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, जिससे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। लेकिन फॉस्फोरिलेशन की सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया पूरी होने के लिए ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, जो कि एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम ही है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से इस स्टेज की प्रक्रिया इस फॉर्मूले से समझ आ जाती है। यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट भी 6 कार्बन परमाणु का ही होता है। तो इस स्टेज की खास बात यह है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट को रॉबिन्सन ईस्टर कहते हैं। स्टेज नंबर 2, दोस्तों स्टेज नंबर फर्स्ट में बनने वाला प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फास्फेट है और पहले ही आपको मैंने बताया है कि ग्लूकोज एक एल्डिहाइडिक सैकेराइड है। तो इस स्टेज में होता यह है कि एल्डिहाइडिक हेक्सोज यानी कि ग्लूकोज कीटो हेक्सोज यानी फ्रक्टोज में आइसोमरेज हो जाता है या चेंज हो जाता है। यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के अवयव समान होते हैं, यानी आइसो होते हैं, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। कुल मिलाकर ग्लूकोज 6 फास्फेट का आइसोमराइजेशन फ्रक्टोज 6 फास्फेट ग्रुप में हो जाता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम है। और इस स्टेज की खास बात यह है कि फ्रक्टोज 6 काइनेज को न्यूवर्क्स रिएजेंट कहते हैं। स्टेज नंबर 3, यह स्टेज भी फॉस्फोरिलेशन की ही है, बस इसमें
जैसे स्टेज नंबर फर्स्ट में ग्लूकोज के छठवें कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता था, उसी तरह यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के पहले कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। और इस सब्सटेंस के नाम के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल एंजाइम भी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कहलाता है, जिससे बनने वाला प्रोडक्ट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, जो अभी भी 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। स्टेज नंबर 4। इस स्टेज में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का क्लीवेज होता है और 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। पहला मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एजीटोन फॉस्फेट होता है। और इस क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम एल्डोलेज एंजाइम होता है। इस क्लीवेज के बाद 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डायरेक्ट अगले स्टेज में प्रवेश करता है, लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉस्फोट्राइयूज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंसी में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में आइसोमरेज हो जाता है। स्टेज नंबर 5। दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस की ये स्टेज कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि इस स्टेज में कोई भी एंजाइम एक्टिव नहीं होता, यानी कोई भी एंजाइम इस स्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। फिर भी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉस्फोरिलेशन होता है, लेकिन इस फॉस्फोरिलेशन के लिए एटीपी डोनर नहीं है। यहाँ फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट डोनर की तरह काम करता है और फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट ग्रुप 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के पहले कार्बन से जुड़ जाता है और प्रोडक्ट के फॉर्म में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। स्टेज नंबर 6। ये डिहाइड्रोजिनेशन की स्टेज है, जिसमें 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स NAD के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाती हैं और ये प्रक्रिया ट्राइयूज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंसी में होती है। यहाँ पर NAD ऑक्सीडेंट की तरह फंक्शन करता है और NADH2 का फॉर्मेशन करता है, जो कि ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर ATP के 3 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। स्टेज नंबर 7। ये ATP जनरेशन की पहली स्टेज है और डीफॉस्फोरिलेशन की भी पहली स्टेज है। इस स्टेज में फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांसफॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंसी में ADP के 2 मॉलिक्यूल्स 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल्स के पहले कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं और ATP के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोडक्ट के फॉर्म में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जो कि 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्टेज नंबर 8। इस स्टेज में ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 3rd नंबर के कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप 2nd नंबर के कार्बन के साथ जुड़ जाता है और इस तरह 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का सिर्फ म्यूटेशन होता है और प्रोडक्ट के फॉर्म में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम होता है। स्टेज नंबर 9। यहाँ पर इनोलेज एंजाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और साथ ही साथ वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं। स्टेज नंबर 10। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पर पायरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंसी में 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल्स के दूसरे कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है और दोबारा ADP के 2 मॉलिक्यूल्स ATP के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और ग्लाइकोलिसिस का मेन प्रोडक्ट पायरुवेट या पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। पूरे पाथवे में
NAD की 2 मॉलिक्यूल से NADH के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये NADH के दोनों मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन सिस्टम में जाकर 6 ATP मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। इसके 7वें और 10वें स्टेज में 2 ADP के मॉलिक्यूल 2 ATP के मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस तरह कुल 10 ATP का फ़ायदा ग्लाइकोलिसिस पाथवे से होता है। लेकिन 2 ATP का खर्च पहले और तीसरे नंबर की स्टेज में ही हो जाता है। तो इस तरह टोटल नेट गेन ATP 8 हो जाती है। I hope I have presented in nice way. Thank you my dear teacher and all of you.